हेलो एवरीवन। तो 81st क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन हमारा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन बजट इन द पार्लियामेंट। यूनियन बजट को प्रिपरेशन करने के लिए, उसको प्रेजेंट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो ऑप्शंस हमारे पास है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज एंड डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। तो हमारा सही उत्तर जो होगा वो होगा बी, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। ठीक है, जो है इकोनॉमिक अफेयर्स का जो डिपार्टमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन बजट इन द पार्लियामेंट। देखिए वो चीज़ मैं आंसर पहले ही बता चुकी होती हूँ आपको। वो लाइन एक्चुअली एग्जैक्टली वो लाइन पढ़ने का मतलब यही है कि आपको मन में ये ना आए कि वो पर्टिकुलर कोई हमारा पॉइंट जो है कोई लाइन छूट रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इफ द एनुअल बजट इज नॉट पास्ड बाय लोकसभा। जो एनुअल बजट है वो लोकसभा में पास नहीं हुआ तो क्या हो सकता है? ए हमारा है बजट इज मॉडिफाइड एंड प्रेजेंटेड अगेन, बजट इज बी है बजट इज रेफर्ड टू द राज्यसभा फॉर सजेशंस, सी है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इज आस्क्ड टू रिजाइन, और डी हमारा है द प्राइम मिनिस्टर सबमिट्स द रेजिग्नेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो बजट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर बजट ही नहीं पास हो पाया लोकसभा से तो हमारा ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि प्राइम मिनिस्टर जो है सबमिट कर देंगे अपना रेजिग्नेशन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ। ठीक है, तो डी विल बी द राइट आंसर। देखिए, if the annual financial budget is not passed by the Lok Sabha, the Prime Minister submits the resignation of the Council of Minister because it would mean that the government has lost majority in the Lok Sabha। ठीक है, मतलब है कि गवर्नमेंट ने अपनी मेजोरिटी लोकसभा में खो दिया है, इसलिए नहीं पास हो पाया। अब 83rd हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, इफ बजट इज डिस्क्लोज बिफोर इंट्रोड्यूसिंग इन लेजिस्लेटिव असेंबली व्हाट विल हैपन। देखिए बजट जो है अगर डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए बजट को। ठीक है, इसलिए बजट का प्रिपरेशन जो है बहुत आप देखेंगे कि जो है वहाँ पे जलेबियाँ और वगैरह जब बजट बन जाता है तो वो बनती हैं और लोग वहीं पे कन्फाइंड रहते हैं उस एक पर्टिकुलर एरिया में। ठीक है, तो अगर बजट जो है लेजिस्लेटिव असेंबली में आने से पहले ही डिस्क्लोज हो चुकी होती है तो क्या हो सकता है? देखिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विल हैव टू रिजाइन, चीफ मिनिस्टर्स विल हैव टू रिजाइन और फाइनेंस मिनिस्टर विल हैव टू रिजाइन, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। देखिए आंसर हो जाएगा हमारा सी, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनको रिजाइन करना पड़ेगा। चीफ मिनिस्टर क्यों रिजाइन करेंगे और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी रिजाइन नहीं करेंगे, सिर्फ आपका जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनको रिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है बजट इज प्रेजेंटेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर एंड ऑफिशियल्स ऑफ द कंसर्न मिनिस्ट्री, a minister takes oath of office and secrecy, therefore if the budget is disclosed before being introduced in the legislative assembly। ठीक है, सिक्रेसी का ओथ लेते हैं ना, शपथ लेते हैं कि सारी चीज़ें हम सीक्रेट रखेंगे, लेकिन अगर वो डिस्क्लोज हो जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली में पहुंचने से पहले तो फाइनेंस मिनिस्टर जो है रिस्पॉन्सिबल होंगे और इनको रिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है, इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी इंडिविजुअली एंड रिजाइन द प्रोविजंस फॉर पनिशमेंट इज मेंशन इन द ऑफिशियल सिक्रेसी एक्ट 1923। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस द टोटल अमाउंट पेबल बाय द इंडिविजुअल इज लिमिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन से प्रोविजन में है कि टोटल अमाउंट ऑफ पेबल जो टैक्सेस हमारे हैं बाय इंडिविजुअल इज लिमिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन? ये कहाँ पे है? तो कॉर्पोरेशन टैक्स है, ठीक है, स्टेट टैक्स, स्टेट ड्यूटी, सक्सेशन ड्यूटी और टैक्स ऑन प्रोफेशन ट्रेड एंड कॉलिंग। तो ये हमारा है टैक्स ऑन प्रोफेशन ट्रेड एंड कॉलिंग। ठीक है, डी हमारा आंसर सही हो जाएगा। देख लेते हैं इसको। देखिए आर्टिकल 276, ठीक है, कितना है? आर्टिकल 276 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज द टोटल अमाउंट पेएबल इन रिस्पेक्ट टू एनी पर्सन। जो टोटल अमाउंट देना है टैक्स के फॉर्म में किसी भी पर्सन को टू द स्टेट और द म्यूनसिपैलिटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, लोकल बोर्ड या फिर कोई अदर लोकल अथॉरिटी को इन द स्टेट बाय द वे ऑफ टैक्सेस और प्रोफेशंस, ट्रेड, कॉलिंग, employment shall not exceed 2,500 रुपीज, 2,500 पर एनम। ठीक है, पर एनम 2,500 पर एनम से ज्यादा नहीं होना चाहिए आफ्टर 60th अमेंडमेंट एक्ट 1988 इन प्लेस ऑफ 250। तो जो हमारे 1988 का जो अमेंडमेंट था उसके पहले ये 250 रुपए था, अब बढ़ाकर 2,050 रुपए कर दिया गया। इससे ज्यादा टैक्स नहीं देना होगा पर एनम। ठीक है, ये कहाँ पे मेंशन अभी हमने देखा था, ये हमारा मेंशन है टैक्स ऑन प्रोफेशन, ट्रेड एंड कॉलिंग पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट एवरी ईयर। ठीक है, हर साल जो इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट किया जाता है बिफोर द प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट फॉर द कमिंग ईयर। ठीक है, आफ्टर द प्रेजेंटेशन, ठीक है, आफ्टर द प्रेजेंटेशन इकोनॉमिक सर्वे कब प्रेजेंट किया था आप सभी लोगों को पता होगा। यहाँ पे बिफोर द प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट
और आफ्टर द प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट, आफ्टर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंस बिल, और नेक्स्ट हमारा एंड हैज नो रिलेशन विद द प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट। देखिए सही आंसर होगा बिफोर द प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट। ठीक है, बजट के प्रेजेंट करने के पहले ही हमें इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट करना होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। Economic survey is presented in the parliament every year before the presentation of the budget for the coming year. Economic survey contains the progress, ठीक है, activities and physical details of the various सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, क्या होता है, इकोनॉमी डिफरेंट डिफरेंट हमारे इकोनॉमी के सेक्टर्स होते हैं, उसका प्रोग्रेस, उसकी एक्टिविटीज, उसके फिजिकल डिटेल्स, ठीक है, फोरकास्टिंग, वो सारी चीज़ें जो है उसमें होती हैं। ठीक है, करंट ईयर के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 86 क्वेश्चन, देखते हैं इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वोट ऑन अकाउंट परमिट्स यूनियन गवर्नमेंट टू। ठीक है, वोट ऑन अकाउंट जो होता है यूनियन गवर्नमेंट को क्या परमिट करता है। ए हमारा है गो फॉर द पब्लिक लोन, बोरो मनी फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सी है गिव ग्रांट्स इन एड टू स्टेट्स, एंड डी है विड्रॉल मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया फॉर स्पेसिफिक पीरियड। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, तो जो वोट ऑन अकाउंट होता है वो किस लिए होता है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से किसी स्पेसिफिक पीरियड के लिए हमारी गवर्नमेंट जो है मनी को ड्रॉ कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसको एक्सप्लेनेशन इसका देख लेंगे पहले। देखिए आर्टिकल 116 ऑफ द 116 है, 116 116 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट इन केस ऑफ एप्रोप्रिएशन बिल इज नॉट पास्ड। ठीक है, पहला तो है हमारा कि एप्रोप्रिएशन बिल पास करना पड़ेगा, तब हम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से हम मनी को ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हम एप्रोप्रिएशन बिल पास नहीं कर पा रहे हैं, द यूनियन गवर्नमेंट रिक्वायर्स विड्रॉल मनी इट कैन थ्रू वोट ऑन अकाउंट। तब हमें जो मनी का विड्रॉल होगा वो वोट ऑन अकाउंट के थ्रू हो सकता है। ठीक है, तो वोट ऑन अकाउंट हैव द पावर टू अथराइज बाय लॉ द विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो अगर अप्रोप्रिएशन बिल पास नहीं हुआ तो हम वोट ऑन अकाउंट के थ्रू हम जो है पैसा निकाल सकते हैं, हम मतलब गवर्नमेंट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है वोट ऑन अकाउंट इज मेंट फॉर, सेम क्वेश्चन है, तो ये एप्रोप्रिएटिंग फंड्स पेंडिंग पासिंग ऑफ बजट। ठीक है, क्या है ये, वोट ऑन अकाउंट व्हेन पास्ड व्हेन गवर्नमेंट हैज नो टाइम टू प्रेजेंट फुल बजट और इलेक्शंस आर अराउंड द कॉर्नर। ठीक है, फुल बजट पेश करने का टाइम नहीं है, तो उस टाइम के लिए तो एटलीस्ट जो खर्चे होंगे वो कहाँ से आएंगे, तो वोट ऑन अकाउंट के थ्रू हम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे ड्रॉ कर लेते हैं। व्हेन द गवर्नमेंट डज नॉट हैव एनफ टाइम to vote for a full budget before the commencement of new financial year, the special provision is made to make sure that there is enough money at disposal of the government to allow it to run the administration of the country. ठीक है, this specific provision is known as the vote on account। जैसे मान लीजिए कि जो है आपका बजट का उसको वोट करने का बजट का टाइम नहीं है और आपको स्पेसिफिक टाइम के लिए आपको पैसे चाहिए, तो क्या होगा, वोट ऑन अकाउंट के थ्रू आप पैसे वहां से ड्रॉ करा सकते हैं। आर्टिकल 116 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोविजंस ऑफ वोट ऑन अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वोट ऑन अकाउंट इन द पार्लियामेंट इज नेसेसरी। जो हमारा वोट ऑन अकाउंट है पार्लियामेंट में आवश्यक है, क्यों, व्हेन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज मोर देन द गवर्नमेंट रेवेन्यू। कब होगा ये, जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है गवर्नमेंट रेवेन्यू से ज़्यादा होगी। बी हमारा क्या है, बी में कह रहा है कि ये हमारा देखिए वोट ऑन अकाउंट ये कब नेसेसरी है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। फॉर द फाइनेंसिंग बिग प्रोजेक्ट्स, ये भी गलत हो जाएगा। इन विच यूज अमाउंट ऑफ मनी इज रिक्वायर्ड, तो ये भी नहीं सही है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है व्हेन द रेगुलर बजट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी पास्ड इन टाइम। सी हमारा सही हो जाएगा, जब रेगुलर बजट हमारा पास नहीं हो पाता, वोटिंग नहीं हो पाता, टाइम कम होता है, तब हम वोट ऑन अकाउंट के थ्रू पैसे ड्रॉ कर सकते हैं। सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वोट ऑन अकाउंट एंड द इंटरिम बजट। ठीक है, वोट ऑन अकाउंट और इंटरिम बजट में क्या डिफरेंस है, देखिए देखते हैं इसका। अब आंसर हमारा क्या है, अच्छा पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन हमारा है द प्रोविजन ऑफ द वोट ऑन अकाउंट इज यूज्ड बाय द स्टेबल गवर्नमेंट। ठीक है, वाइल द इंटरिम बजट इज अ प्रोविजन यूज्ड बाय द केयर टेकर गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये जो है हमारा उल्टा बोल दिया इन्होंने, ये गलत हो गया। ये कह रहे हैं कि प्रोविजन फॉर द वोट ऑन अकाउंट इज यूज्ड बाय द स्टेबल गवर्नमेंट। स्टेबल गवर्नमेंट शॉर्ट टर्म के लिए वोट ऑन अकाउंट होता है, तो ये जो है आपका स्टेबल गवर्नमेंट का नहीं है। वाइल द इंटरिम बजट इज प्रोविजन बाय द केयर टेकर गवर्नमेंट, ये अपोजिट थोड़ा सा हो गया है। दूसरा क्या है, वोट ऑन अकाउंट ओनली डील्स विद द एक्सपेंडिचर इन द गवर्नमेंट्स बजट वाइल द इंटरिम बजट इंक्लूड्स बोथ एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट्स। तो दूसरा हमारा सही है, यानी कि ओनली 2 हो जाएगा, ओनली 2 हो जाएगा। देख लेते हैं इसको। हाँ,
देखिए vote on account is an expenditure outlay for the functioning of the government presented by the finance minister to the parliament seeking approval for estimated expense to be incurred in the next few months. ठीक है, while vote on account है, vote on account is sometimes referred as the interim budget. Interim budget is more than presenting the expenditure, it also provides the receipt estimates along the estimated expenditure. ठीक है, तो ये है आपका. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 90th क्वेश्चन है, एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेंडिचर आर सबमिटेड टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इन फॉर्म ऑफ. जो एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेंडिचर होता है आर सबमिटेड टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इन द फॉर्म ऑफ, किसके फॉर्म में, तो ये डिमांड्स फॉर ग्रांट के फॉर्म में. ठीक है, ऑप्शंस क्या है हमारा, एडॉक फंड्स, एक्सेस ग्रांट्स, सप्लीमेंट्री ग्रांट्स और डिमांड फॉर ग्रांट. तो एस्टिमेट ऑफ एक्सपेंडिचर आर सबमिटेड टू द पार्लियामेंट, ये किस फॉर्म में होता है, डिमांड फॉर ग्रांट के. अब देखिए आर्टिकल हमारा है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 113 113 है, एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेंडिचर इंक्लूड द बजट आर रिक्वायर्ड to be voted by the Lok Sabha in the form of demands for grant. Lok Sabha has right either to pass the grant or reject the grant or permit the grant after reducing the amount. Next हमारा क्वेश्चन क्या है, which one of the following statement is correct regarding the submission of the money bill. मनी बिल के सबमिशन के केस में कौन सा जो हमारा सही है उसको हमें देखना है. देखिए इसमें क्या है, इसमें है फाइनेंस बिल इज प्रेजेंटेड इन राज्यसभा. ठीक है, फाइनेंस बिल इज प्रेजेंटेड, करेक्ट पूछ रहे हैं, करेक्ट कौन सा होगा. नेक्स्ट हमारा इट कैन बी प्रेजेंटेड इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं. नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है इट कैन बी प्रेजेंटेड इन लोकसभा. तो और इट इज प्रेजेंटेड इन लोकसभा. इट देखिए इट कैन नॉट बी है, इट कैन नॉट बी प्रेजेंटेड इन लोकसभा और इट इज प्रेजेंटेड, तो ये हमारा डी सही हो जाएगा. देखिए फाइनेंस बिल की बात कर रहा है. देखिए यूपीएससी हैज़ यूज द टर्म फाइनेंस बिल इन इट्स हिंदी वर्जन क्वेश्चन, जो ये यूपीएससी का क्वेश्चन था. हाउएवर इंग्लिश वर्जन क्वेश्चन में मनी बिल था. ठीक है, फाइनेंस बिल को मनी बिल हिंदी में उसको फाइनेंस बिल लिख दिया था और इंग्लिश में मनी बिल था. तो अगर मनी बिल की बात की जा रही है तो ये लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर सकता है. ठीक है, अब देखिए क्या है, सो इन दिस क्वेश्चन कमीशन इंटेंशन इज मनी बिल नॉट द फाइनेंस बिल. स्पेशल प्रोसीजर हैज बीन अडॉप्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल. आर्टिकल 109 में है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. 109(1) states that money bill cannot be presented in the Rajya Sabha, so money bill can only be presented in the Lok Sabha. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सॉरी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाइनेंस बिल ऑफ इंडियन गवर्नमेंट इज प्रेजेंटेड इन. फाइनेंस बिल ऑफ इंडियन गवर्नमेंट इज प्रेजेंटेड इन, कहाँ पे प्रेजेंट किया जाएगा, तो ये लोअर हाउस में किया जाएगा. आर्टिकल 117, अ बिल or amendment making provision for any matter specified in the sub clause A to F of clause 1 of article 1110 110 shall not be introduced except on the recommendation of the president, and the bill making such provision shall not be introduced in the council of state. यानी राज्यसभा में नहीं, सिर्फ लोकसभा में प्रेजेंट किया जाएगा मनी बिल अगर होगा तो. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द स्टेजेस इन द नॉर्मल फाइनेंशियल लेजिस्लेशन इंक्लूड. कितने कौन कौन से स्टेजेस जो है इंक्लूड होते हैं, तो देख लीजिए. ये हमारा है प्रेजेंटेशन ऑफ बजट, बिल्कुल ये फाइनेंशियल लेजिस्लेशन के स्टेजेस कौन से हैं. प्रेजेंटेशन ऑफ बजट बिल्कुल सही है. डिस्कशन ऑन बजट, पहले बजट को बनाया जाता है, फिर बजट पर डिस्कस किया जाता है, फिर पासिंग ऑफ एप्रोप्रिएशन बिल. ठीक है, पासिंग ऑफ एप्रोप्रिएशन बिल बिल्कुल सही है. और इसके बाद है वोट ऑन अकाउंट, तो ये नहीं होगा, वोट ऑन अकाउंट एप्रोप्रिएशन नहीं होता, तब वोट ऑन अकाउंट होता है. और पासिंग ऑफ द फाइनेंस बिल, तो 1 2 3 एंड 5 हो जाना चाहिए. तो ये आपका डी वाला आंसर सही है. ठीक है, ये जो है डी, ये सही है. देखिए प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट, डिस्कशन ऑन द बजट, पासिंग ऑफ एप्रोप्रिएशन बिल एंड पासिंग ऑफ फाइनेंशियल बिल्स आर द स्टेजेस ऑफ द नॉर्मल फाइनेंशियल लेजिस्लेशन. वाइल द वोट ऑन अकाउंट, वोट ऑन क्रेडिट और एक्सेप्शनल ग्रांट आर्टिकल 116 आर नॉट इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल लेजिस्लेशन. ठीक है, तो ये जो है फाइनेंशियल लेजिस्लेशन का पार्ट नहीं है. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था 94th क्वेश्चन है, प्रियर सैंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज रिक्वायर्ड बिफोर द इंट्रोड्यूसिंग अ बिल इन द पार्लियामेंट. ठीक है, प्रियर सैंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रियर सैंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज रिक्वायर्ड बिफोर इंट्रोड्यूसिंग अ बिल इन द पार्लियामेंट ऑन, किसके लिए है ये, तो ये देखिए आपका ऑप्शन है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट. देखिए इस केस में भी प्रियर सैंक्शन होना चाहिए. दूसरा हमारा है अफेक्टिंग टैक्सेशन ऑन विच स्टेट्स आर इंटरेस्टेड, अफेक्टिंग टैक्सेशन ऑन विच इन विच स्टेट्स आर इंटरेस्टेड, ये भी सही है. इसके लिए भी जो है हमारे जो प्रेसिडेंट है उनका जो है पहले ही उनका प्रियर सैंक्शन का होना चाहिए. दूसरा हमारा अल्टरिंग द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट, तो ऑल्टर करना है अगर बाउंड्रीज के स्टेट को, तभी भी सैंक्शन होना चाहिए पहले. मनी बिल के केस में तो होना ही चाहिए. तो आप याद रख लीजिएगा इसको, 4 केसेस कौन कौन
से है, नया स्टेट का फॉर्मेशन या फिर कोई टैक्सेशन जहाँ से स्टेट का इंटरेस्ट हो उस केस में, ऑल्टर करना हो बाउंड्री वगैरह, या फिर मनी बिल है तो उसके केस में प्रेसिडेंट के पास पहले सैंक्शन होना चाहिए, प्रियर सैंक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो डी होना चाहिए ऑल ऑफ एबव, ठीक है। देखिए, प्रियर सैंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज रिक्वायर्ड बिफोर द इंट्रोड्यूसिंग बिल इन द पार्लियामेंट ऑन ऑल द 4 मैटर्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजल्स इज रिलेटेड टू द यूनियन बजट। कौन सा प्रपोजल है, तो देखिए एक तो हमारा ऑप्शन है सेंसर मोशन, फिर बी है कॉलिंग अटेंशन, सी है कट मोशन एंड डी इज एडजर्न मोशन, ठीक है, एडजर्नमेंट मोशन। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा कट मोशन, ठीक है। तो ये प्रपोजल है कट जो है किसके लिए, बजट के लिए होगा ये कट मोशन, ठीक है। देखते हैं इसको। अब सारा जो है मोशन यहाँ पे दिया हुआ है, एक बार ध्यान से समझिएगा। सेंसर मोशन क्या है, सेंसर मोशन, सेंसर मीन्स expression of strong disapproval or harsh criticism. It is generally against the policies of the government. सेंसर मोशन कब होता है, जब लोग गवर्नमेंट की पॉलिसी के अगेंस्ट होते हैं, ठीक है, और ये जो है हार्श डिसअप्रूवल होता है किसी भी बिल के लिए। हार्श डिसअप्रूवल है और हार्श क्रिटिसिज्म है, सॉरी स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल है और हार्श क्रिटिसिज्म है, ठीक है। कॉलिंग अटेंशन क्या होता है, विद द प्रियर परमिशन ऑफ द स्पीकर अ मेंबर मे कॉल द अटेंशन ऑफ द मिनिस्टर to any matter of the urgent public importance and the minister may take a brief statement or ask for time to make a statement at a later hour or date, ठीक है। तो क्या होता है कि कोई मेंबर जो हमारा होगा वो स्पीकर के परमिशन के पहले परमिशन ले लेंगे स्पीकर के, और कोई ऐसा अर्जेंट इंपॉर्टेंट का कोई जो है इंपॉर्टेंस का कोई मैटर है उसके लिए जो है मिनिस्टर का ध्यान आकर्षित करेंगे, और तब मिनिस्टर उस पर बोलने के लिए कुछ मतलब टाइम ले लेंगे, लेटर जो है आर का या डेट का टाइम ले लेंगे कि हाँ ठीक है इसको हम ब्रीफ करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा है कॉलिंग अटेंशन मोशन। अब कट मोशन क्या है, कट मोशन इज अ पावर गिवन टू द मेंबर ऑफ द लोक सभा टू अपोज अ डिमांड इन द फाइनेंशियल बिल डिस्कस्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये किसका होता है, ये पावर किसको होती है, ये पावर है लोकसभा को, किसके लिए, अपोज करने के लिए डिमांड इन अ फाइनेंशियल बिल डिस्कस बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये जो है कट मोशन किसका, लोकसभा के मेंबर के पास पावर होती है। इफ अ कट मोशन इज अडॉप्टेड बाय द हाउस एंड द गवर्नमेंट डज नॉट हैव द नंबर्स, ठीक है, अगर कट मोशन अडॉप्ट हो गया और गवर्नमेंट के पास नंबर नहीं है, इट इज ऑब्लिक टू रिजाइन, तो क्या करना पड़ेगा, रिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है। However, the Lok Sabha has the right to permit the grant after reducing the amount. They do so by cut motion, which are 3 types: token cut, policy cut, and the, देखिए इसमें कौन कौन से 3 तरीके के कट होते हैं हमारे। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ गिलोटिन इन द पार्लियामेंट्री प्रोसीजर, ठीक है। ऑप्शन हमारे पास, टू स्टॉप द डिबेट ऑन द बिल, ठीक है, टू कंटिन्यू द डिबेट ऑन द बिल। सी है टू बाइकआउट द हाउस बाय द मेंबर्स। डी हमारा है टू एडजर्न द हाउस, और ई है टू एडजर्न द हाउस फॉर अ डे। तो इसका मतलब होता है टू स्टॉप द डिबेट ऑन द बिल, ठीक है, टू स्टॉप द डिबेट ऑन द बिल। देखिए क्लोजर मोशन इज अ मोशन मूव्ड बाय द मेंबर टू कट शॉर्ट द डिबेट। क्लोजर मोशन क्या होता है, जब कोई भी मेंबर जो है एक मोशन पास करता है कि वो डिबेट को छोटा कर दे, कट शॉर्ट कर दे ऑन अ मैटर बिफोर द हाउस। देयर इज 4 काइंड्स ऑफ क्लोजर मोशन, 4 तरीके के क्लोजर मोशन होते हैं, और गिलोटिन जो होता है वो चारों में से एक होता है। नेक्स्ट हमारा गिलोटिन द undiscussed clause of the bill or a resolution are also put to vote along with the discussed one due to the want of time, ठीक है, want of time as the time allotted for the discussion is over। तो अनडिस्कस्ड जो क्लॉज होता है, इसमें अनडिस्कस्ड जो क्लॉज होता है बिल का, वो जो है बिल और रेजोल्यूशन आर ऑल्सो पुट टू वोट, उसको भी वोट के लिए रख दिया जाता है अलॉन्ग विद द डिस्कस पार्ट, यानी कि टाइम कम होता है तो हम डिस्कस पार्ट के लिए जो अनडिस्कस्ड है, क्योंकि हमने कट मोशन कर दिया है तो कुछ पार्ट जो है अनडिस्कस्ड रह जाएंगे, उसको हम डिस्कस के साथ जो है रख के उसको हम वोटिंग के लिए रख देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे, अकॉर्डिंग टू द लॉ इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट इन दिसंबर 1989 द लीगल एज ऑफ द सिटीजन टू बिकेम मेजर इज, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, 18 ईयर्स है, ठीक है, 18 ईयर्स का है, आप सभी लोगों को पता है। अकॉर्डिंग टू द 61st amendment, ठीक है, 61st amendment of the constitution 1989, the minimum is 1989, the minimum age to be eligible to vote was reduced from 21 to 18 years by amending article 326 of the constitution to provide the
unrepresented youth of the country as an opportunity to give vent to their feelings and help them to become the part of the political process. It becomes possible by the amending Representation of People's Act 1951. यानी कि जो पहले जो है 21 ईयर्स की थी उसको घटा के जो 18 साल कर दिया गया, जिसकी वजह से बहुत सारे जो हमारे जो लोग हैं वो 21 ईयर्स की डिमांड थी कि 21 ईयर्स तक ही जो है उसके पहले वोट नहीं दे सकते, तो वो सारे लोग शामिल कर लिए गए और वो अपनी फीलिंग को जो है वोट के माध्यम से वो बता सकते थे। तो ये था हमारा आर्टिकल जो है अमेंडमेंट एक्ट 1989 के 61st अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये चीज़ की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द Consultative Committee of the members of the Parliament of a railway zone is constituted for which of the following? Consultative committees of the members of the Parliament of for railway zones is constituted for the which of the following? ये हमारा है, देखिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो हमारा आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। ठीक है, Ministry of Parliamentary Affairs constitute the consultative committee for railway zones. MPs from the respective zones are elected as members. ठीक है,